हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं का अध्याय 9 और इस वीडियो में आज हम हल करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों के उत्तरों को। पिछली वीडियो में हमने इसके पिछले पार्टों में इसके विकल्पों को हल करवा दिया था। आपने ये वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपके विकल्पों के उत्तर जो है आप कर सकें। इसके बाद आज हम आपको हल करवाने वाले हैं 4 अंकों वाले प्रश्नों के उत्तरों को। तो यहाँ पे हम आज प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को, और यदि वीडियो छोटा रहा तो आपको हम प्रश्न क्रमांक 6वें तक के हल यहाँ पर करवाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको हल करवा देंगे। 2 पार्टों में हमने इसको बांटा है। 2 पार्टों में हम आपको वीडियो को पूरा उत्तर सहित दे देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको इसका वीडियो मिल सके नया आने वाला। और चलिए आज हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका लिखा है कि हाइड्रोजन के समस्थानों का नाम और उनके समस्थानों का द्रव्यमान का अनुपात बताना है। दूसरे प्रश्न में हमें बताना है कि संरचना और रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर बताना है कि इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड के क्या लक्षण होते हैं। और इस प्रकार से आप प्रश्न ये देख सकते हैं। आपके पास प्रश्न बैंक होगी, आप उनके प्रश्नों को वहाँ से मिला लें। अब हम यहाँ से जो है इनके उत्तरों को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है, हमारे पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन के समस्थानों का नाम लिखिए और बताइए कि समस्थानों का द्रव्यमान का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्रोटियम, इसको कोष्टक में कर लें आप, 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और उसका संकेत होता है D। ठीक है। ट्राइटियम, ट्रिटियम लिखा है, आप इसको ट्राइटियम लिखें इस प्रकार से, ट्राइटियम और उसका सूत्र होता है 1H3, जिसको संकेत होता है T। ठीक है। H संकेत, T संकेत और T संकेत, इस प्रकार से तीनों के संकेत हैं। अब इसको आप चाहें तो सारणी बना के भी बता सकते हैं। और फिर इसके बाद आप हेडर डाल लें समस्थानिकों के द्रव्यमान का अनुपात, क्योंकि इसमें पूछा है द्रव्यमानों का अनुपात। तो यहाँ पे आपको बताना है, आपका पहला जो अनुपात है 1.008 है पहले हर समस्थानिक का। फिर अनुपात कर चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2.014, फिर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे 3.016। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अनुपात आया, सरल अनुपात 1:2:3। तो इस प्रकार से इनका अनुपात है। तो आप यहाँ पर इनको लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 में आपका दिया हुआ है कि संरचना और रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक न्यून हाइड्राइड कौन कौन से अभिलक्षण होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड के कौन कौन से लक्षण होते हैं हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड में तत्व का एक ऐसा परमाणु होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड तत्व का एक ऐसा परमाणु होता है जो अपनी अष्टक पूर्ण नहीं करता। मतलब जिनके पास अष्टक पूरा नहीं रहता उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड कहते हैं। तो उदाहरण में यहाँ पर दिया हुआ है B2S6। B2S6 में बोरॉन परमाणु। अब बोरॉन परमाणु देखिए यहाँ पर B2S6 में बोरॉन परमाणु इस प्रकार से बोरॉन परमाणु होता है। B2S6 बोरॉन का हाइड्राइड है। यहाँ पर एक बोरॉन से जो है 3 हाइड्रोजन जुड़े रहे हैं इस प्रकार से। एल्केन के समान है इसका उदाहरण होना चाहिए, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, क्योंकि एथेन के समान अगर इसके सूत्र बंध बनेगा तो 14 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके पास 12 होते हैं। देखिए तो B2S6 में बोरॉन परमाणु अर्थात इस प्रकार से आप बना लें। फिर इसके बाद BF3 में यहाँ पर ये आपका सूत्र लिखा हुआ है। त्रिकोण समतली इसका आकार होता है और sp2 इसमें संकरण होता है। इस अणु का प्रयास होता है कि इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करें, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है। BF3 अणु का यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक, यहाँ पर अभी और भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे पहुँचने से पहले हम इसको और समझ लें कि कोई पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है लुईस सिद्धांत के अनुसार अम्ल कहलाता है। और अतः 13वें वर्ग के यौगिक कौन कौन से हैं, जैसे कि BCl3, BF3, AlCl3 आदि क्या हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो NH3 है उसके पास एक्स्ट्रा है, BF3 इसके पास कम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन दाता है NH3 वो इसको दे देता है और इस प्रकार से एक यौगिक बन जाता है। ठीक। तो ये था आपका प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। और प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा है कि क्या आप आशा करते हैं कि CnH2n+2 कार्बनिक हाइड्राइड लुईस अम्ल और क्षार की भांति कार्य करेंगे। अपने उत्तर को युक्ति संगत बताइए, ठहराइए।
देखिए CnH2n प्लस 2 का अर्थ होता है CH4C2S। अगर आप n का मान रखते जाएँ 1 2 3 4 तो इस प्रकार से आपके जो है सूत्र बनते जाएंगे। ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। जैसे कार्बन हाइड्राइड जिनकी लुईस संरचना संभव है अतः केंद्रीय परमाणु अष्टक पूर्ण करता है, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध में क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की पूर्णता है और इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से संबंधित है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो BH4 है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और इस प्रकार से बोरॉन का अष्टक पूरा है। इसी प्रकार से C2H6 में भी आप देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन है, दोनों कार्बन का अष्टक पूरा हो रहा है। यहाँ कार्बन ना अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रखता है और ना ही कम, इसलिए ऐसे यौगिक ना तो लुईस अम्ल और ना ही लुईस क्षार की भांति कार्य करते हैं। तो ये पूछ रहे थे प्रश्न में कि लुईस अम्ल क्षार की भांति कार्य करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि इस प्रकार के यौगिक जो हैं लुईस अम्ल या क्षार की भांति कार्य नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रखते हैं और ना ये इलेक्ट्रॉन को की कमी रहती है, इसलिए ऐसा जो है ऐसा करते हैं। और इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा है कि हाइड्रोजन भंडारण के लिए धात्विक हाइड्राइड किस प्रकार उपयोगी हैं। हाइड्रोजन के भंडारण के लिए धात्विक हाइड्राइड किस प्रकार उपयोगी हैं। तो संक्रमण धातुओं के जो हाइड्राइड हैं हाइड्रोजन का अवशोषण करते हैं। धात्विक हाइड्राइड हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक अपचयन कर बहुत संख्या में यौगिक बनाते हैं। कुछ धातु जैसे प्लेटिनम पैलेडियम बहुत संख्या में हाइड्रोजन का अवशोषण कर उनको भंडारण करने में सहयोग करते हैं। यह गुणधर्म हाइड्रोजन के भंडारण में सहायता करते हैं। ठीक है, ये इसका उत्तर है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5वें की। और प्रश्न क्रमांक 5वां जो है आपका दिया हुआ है कि जल के स्वतः प्रोटोनीकरण से आप क्या समझते हो, इसका क्या महत्व है। तो जल अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार प्रकट करता है। ये हमने अच्छे से परिभाषा में समझ लिया है पहले लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत की परिभाषा से। और अतः जल एक उभयधर्मी है। उदाहरण के रूप में जल NH3 के साथ अम्ल और H2S के साथ क्षार के रूप में। सामान्यतः जल प्रबल अम्ल के साथ क्षार एवं प्रबल क्षार के साथ अम्ल के गुण धर्म प्रकट करता है। अगर प्रबल क्षार के साथ होगा तो अम्ल के समान व्यवहार करेगा, अगर प्रबल अम्ल के साथ होगा तो क्षार के समान व्यवहार करेगा। अतः उभयधर्मी प्रकृति के कारण जल का स्वतः प्रोटोनीकरण निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। जैसे कि जल के 2 अणु आपस में क्रिया करके एक अणु प्रोटॉन ग्रहण करता है तथा दूसरा प्रोटॉन दान करता है। देखिए H2 दोनों लिए लिक्विड, तो एक ने H+ इसको दे दिया तो H3O+ बन गया और एक OH- बन गया। ये Aq जो है इसकी अवस्था को दर्शा रहा है, एक्वस मतलब जलीय विलयन में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5वां है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। और इसका थोड़ा सा आंसर और है 5वें का कि प्रोटॉन दान करने वाला जल का अणु OH- आयन में बदल जाता है तथा प्रोटॉन ग्रहण करने वाला अणु H3O+ आयन में बदल जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6वां हमारा आता है कि फ्लोरीन F2 के साथ जल की अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन के पदों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सी स्पीशीज ऑक्सीकृत और अपचयित होती है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 6वां है प्रश्न बैंक का। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर, तो जब F2 की क्रिया जल से करवाते हैं तो O2 में टूट जाता है, 4H+ में टूट जाता है हाइड्रोजन आयन और 4 आपके जो फ्लोरीन आयन में टूट जाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो गैस के रूप में निकल जाता है। जितने भी ऑक्सीजन हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है। ठीक, 4 फ्लोरीन है आपके, 4 ये आपके हाइड्रोजन है, तो दोनों आपस में इसी प्रकार से विलयन में आयनित हो जाते हैं और ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर 3F2 की जल से क्रिया करवाते हैं, ठीक है, तो ओजोन बनता है, ओजोन गैस। यहाँ पे 6 फ्लोरीन बाहर और 6H जो है भी बाहर हो जाते हैं। इन अभिक्रियाओं में जल अपचय के रूप में होता है और स्वयं को ऑक्सीकृत कर O2 और O3 बनाता है। F2 दूसरी ओर अपचयित होकर F- आयन बनाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो O2 है, जो आपका फ्लोरीन है, जल जो है अपचय के रूप में होता है और स्वयं को ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक, किस्मेंट कर देता है O2 और O3 में। आप देख रहे हैं यहाँ पर O2 बना था और O3 बना था। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक इसके बाद आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले प्रश्नों के साथ हम जल्दी आपको लेकर आएंगे। और प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर जो अंतिम आपके इसमें जो इतने भी प्रश्न हैं आपके प्रश्न क्रमांक 11 तक के उत्तरों को हम जल्दी आपको लेकर आएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।